Bismillahirrahmanirrahim. I am your instructor Abdullah Ghazi Khan and I am teaching you Pakistan Studies for Provincial Management Service exam. पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर पीएमएस के अंदर अब तक हमने जितना कोर्स कवर किया है उसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हैं, प्री पार्टीशन की चीज़ें पढ़ी हैं, उसके अलावा हमने डिफरेंट और टॉपिक्स पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ टॉपिक नंबर जे इन द सिलेबस आउटलाइन, मीन्स टॉपिक 10th टॉपिक ऑफ द सिलेबस आउटलाइन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज का टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जीके पोर्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान के हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन हुई पाकिस्तान के अंदर उसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे कि अर्ली जो एवोल्यूशन थी उसमें क्या क्या हुआ। ये इस पेपर के सिर्फ इस टॉपिक के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मस्ट होते हैं, तो लिहाजा इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लिहाजा आप लोग भी इस टॉपिक को इंतहाई डिटेल से सुनिएगा। नाउ स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। Under the provisions of the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act 1935 became with the certain adaptations the working constitution of Pakistan. Moreover, it remained the only set of principles for the functioning of the government till the formation of 1956 constitution. तो इसमें ये बात थी, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में, प्री पार्टीशन स्लाइड में हमने ये पढ़ा था पाकिस्तान बनने से पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द बैकबोन और द बेस ऑफ द नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विच वाज पास्ड ऑन 15th जुलाई 1947 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, आई वाज जस्ट रिवाइजिंग फॉर यू। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था उसको अडॉप्ट किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, उसको वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन ये वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये सर्टेन प्रिंसिपल के साथ सिर्फ 1956 तक चला, क्योंकि 1956 में पाकिस्तान का पहला बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमल जो है वो फॉर्मुलेट हो गया था और इम्प्लीमेंट हो गया था। नाउ we move to the next slide, that is formation of the new constitution 1947 to the 1956. Actually these were the 7 years 9 years जिसके अंदर पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग है उसका सारा काम हुआ और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। और इन 9 years के अंदर पाकिस्तान ने अपना फाइनली पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। इसके अंदर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए, डिफरेंट गवर्नर जनरल आए, एंड देन पाकिस्तान ने 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो गवर्नर जनरल को जो टाइटल है वो प्रेसिडेंट से रिप्लेस हो गया। आज अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें क्या था। अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जिसको हम उर्दू में दस्तूर साज असेंबली कहते हैं, was formed for fulfilling certain objectives. Firstly, it was only a single constituent assembly, but later 2 constituent assemblies were formed, one for each country. अब इसमें ये चक्कर था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि दस्तूर साज असेंबली बनाई गई। उस असेंबली का क़याम तो पाकिस्तान बनने से पहले यानी कि 10 अगस्त 1947 को जब कायद अज़म की मौजूदगी में अमल में आ गया था और कायद अज़म वो द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इट इज़ अगेन another MCQ for you for the GK portion, even for the Pakistan studies portion. So उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि उसने जो अगला फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करना। और उसकी बेसिकली दो जो थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो 2 जिम्मेदारियां थी, इसमें एक तो था फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड वाज द टू एक्ट एज अ पार्लियामेंट और फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। और स्टार्टिंग में इसके मेंबर्स जो थे वो 69 थे एंड देन ऑनवर्ड्स इसके मेंबर जो थे वो इंक्रीज हो गए 74 हो गए। Unfortunately, it took almost 9 years till 1956 for the Constituent Assembly to make a constitution for Pakistan. तकरीबन 9 साल जो थे वो लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब हम इसके कॉज ऑफ डिले पढ़ते हैं कि ये डिले क्यों आया, एक्चुअली डिले की क्या रीजंस थी। तो उसमें प्राइमरी कॉजेज जो थी दैट वाज वन वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिवीजन ऑफ पावर किस तरह होगी, एग्जेक्टिव के पास क्या पावर होगी, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होगी, जुडिशरी के पास क्या पावर होगी, एंड अदर स्टेट अपरेटस जो है वो किस तरीके से चलेगा। सेकंड पॉइंट था कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स। उस वक्त पाकिस्तान जब बना था तो उसमें पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। स्पेशली जो पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान था यानी बंगाल का जो प्रोविंस था उसके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड अदर पारसी माइनॉरिटीज़, उसमें नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी, यानी परसेंटेज उनकी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा थी।
तो आप ये कह सकते हैं कि उनके जहन में खदशात थे कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है, तो क्या यहाँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रो इस्लामिक प्रोविजंस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी तरीके से मुस्लिम जो थे उनके अंदर एक ये खदशा था, एक डाउट से कि क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक होगा या अन इस्लामिक होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर माइग्रेट करके स्पेशली जो आए थे लोग वो तो इस्लाम के नाम पर आए थे। तो दिस वॉट अगेन डिले ड्यू टू अ डिबेट बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स। तीसरा पॉइंट जो था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था लीडरशिप वैक्यूम। हुआ ये कि जब कायद-ए-आज़म की 1948 में डेथ होती है, तो उसके बाद लियाकत अली खान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिलोंग टू बंगाली लीडर थे, और लियाकत अली खान जो थे वो भी एक माइग्रेशन करके यहाँ पर आए थे। लेकिन एक डिफरेंस था, एक गैप था बिटवीन द लीडरशिप एंड द पब्लिक, और एक यूनानिमस और एक जिसे कहते हैं करिज्मेटिक कैरेक्टर की एक बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस के बारे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में डिले आया। These were the three primary causes. Now comes to the three secondary causes कि जिनकी वजह से डिले तो आया, लेकिन they were not as much important as primary causes were. सेकेंडरी कॉजेज, वन ऑफ द सेकेंडरी कॉज वाज एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ ये थे कि पाकिस्तान के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था पाकिस्तान के पास बहुत पुअर था, पाकिस्तान के पास ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, पाकिस्तान के पास मिलिट्री का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मसाइल थे उनको डील करते करते पाकिस्तान को इतना टाइम लग गया, गवर्नमेंट को, मशीनरी को, पाकिस्तान के अंदर जो सारी ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसको डील करने में इतना टाइम लग गया कि वो इस तरफ सोच ही नहीं सके। लिहाजा एक टाइम जो टाइम रिस्ट्रेंट था, दैट वाज अनदर पॉइंट। रिफ्यूजी क्राइसिस वर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग की तरफ अगेन जो है वो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा सकी। बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज जो थे वो पाकिस्तान आए, एक दो तीन साल तो तकरीबन उनको सेटल करने में लगे। उसके बाद उनके लिए नई कॉलोनीज बनाई गई, उनको उनके क्लेम्स थे, डिफरेंट एस्पेक्ट से। ये नहीं, पाकिस्तान की जो वन ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम थी उसमें सबसे फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो था वो रिफ्यूजी क्राइसिस था। लोग लुटे पुटे आए थे दूसरे हिंदुस्तान से, और यहाँ पर उनको सेटल करना था, गवर्नमेंट के लिए, मशीनरी के लिए बड़ा मुश्किल था। So this was another cause, and the least but last but not the least, that was कश्मीर इशू। कश्मीर इशू में पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी मिलिट्री को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, और सबसे इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट को इस तरीके से इंटेंगल किया कि गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज़ के हवाले से सोचने लग गई। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी, पाकिस्तान की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसीज़ वर ऑल टुगेदर अलाइन, स्पेशली इन द लाइट ऑफ कश्मीर इशू। तो दिस वॉज अनदर इम्पेडिमेंट, ये एक रुकावट थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अंदर इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम आम जुबान में करारदादे मकासद भी कहते हैं, इसकी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करारदादे मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949। इट वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली थी क्या। लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तमाम जो कमेटीज़ बनी थी उसके बाद एक फॉर्मुलेट होकर एक रेजोल्यूशन मूव हुई। उस रेजोल्यूशन का मकसद ये था कि पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, और पाकिस्तान क्या जिस मकसद के लिए बना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने उस मकसद को मज़ीद हाईलाइट किया कि पाकिस्तान अपने उस मकसद, यानी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बनेगा, उस मकसद के तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ऑल टुगेदर डिफाइंड, और इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास किया। वन ऑफ द मेजर इशूज इन रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द नेचर ऑफ इट। There were several conflicting opinions in this regard, and the need of the hour was to define such as a nature which could satisfy all the conflicting parties. इस लंबी चौड़ी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी नेचर क्या होगी, वुड इट बी अ फेडरल, वुड इट बी अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में क्या जो है वो सारी बातचीत होगी। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसकी क्या डिटेल्स थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर लियाकत अली खान। It was adopted by the Constituent Assembly on 12th March 1949. This date is very very important for MCQ. लियाकत अली खान की पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि अक्सर जो हमारी नई जनरेशन है, जो नए लोग भी पढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्हें पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो मैंने ये कोशिश की है कि इन स्लाइड्स के अंदर जो है वो आपको विद पिक्चर्स जो है वो बताया जाए, ताकि ये पिक्टोरियल मेमोरी के साथ जो चीज़ आपको याद रहेगी, इंशाल्लाह ताला दैट विल क्रिएट सिग्निफिकेंट रिमार्क embarks on your mind. So इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। लियाकत अली खान वो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस इंटरिम गवर्नमेंट के जिसके प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, यानी कि प्री पार्टीशन, और कायद-ए-आज़म के सबसे क्लोज साथी थे लियाकत अली खान। नाउ
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड ऑल द बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि बुनियादी जो असूल थे उसने प्रोवाइड किए, एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकासद विच वर टू बी फॉलोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होनी थी उसमें जो बुनियादी नुकात थे, प्रिंसिपल से ये सारे वो शामिल थे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जिनका जिक्र हुआ था। It was aimed at making Islam an important part of the state of Pakistan, and the Prime Minister declared that the constitution would not be on the basis of Western principle, rather it would be accommodate the fundamental of Islam। ये वो बात है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामी होगा, पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी तर्ज हुकूमत कायम की जाएगी, पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो इस्लाम यानी कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर होगा। ये वो बुनियाद थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, करारदाद मकासद की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी अब डिटेल्स क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जितने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आए उसमें हुआ, और फिर फाइनली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त राइज है, यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इट ऑलमोस्ट अराउंड 50 ईयर्स हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, 2023 में इसको 50 ईयर्स हो जाएंगे। तो 50 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A ने इस चीज़ को इन पावर किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो फंडामेंटल यानी कि मेजर पॉइंट है, जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हाकमियत जो है, इक़्तिदार आला जो है वो खुदा के पास है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो इस मुल्क पर कायम होगा, अल्लाह का निज़ाम कायम होगा। यहाँ पर किसी एक इंसान की या मजमूई तौर पर तमाम इंसानों की राय को नहीं किया जा सकता जब तक कि वो अल्लाह के उस अकॉर्डिंग, उस बिल के मुताबिक ना हो। यानी कि जो अल्लाह अलमाइटी का जो निज़ाम है, जो अल्लाह ताला का एक अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को या दुनिया को एक निज़ाम दिया, वो निज़ाम पाकिस्तान में कायम होगा। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। और इसमें ये था कि जो इक़्तिदार है वो अल्लाह के पास होगा, और अल्लाह की जो बनाए हुए कानून है उसके मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलेगा। सेकंड पॉइंट था, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिजॉल्व टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद रियासत होगा, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जिम्मेदार होगी। यानी कि लेजिस्लेटर का जो इख्तियार था, लेजिस्लेशन का जो इख्तियार था, कानून साजी का जो इख्तियार था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी दस्तूर साज असेंबली को दे दिया गया। थर्ड पॉइंट था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, बराबरी, सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ शेल बी फुली ऑब्जर्व। ये 4 पॉइंट्स जो थे दैट एक्चुअली आर द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और स्पेशली अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की बात करें तो उसमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इसके ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर सेपरेट आर्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर यहाँ पर मैंशन है। फोर्थ पॉइंट वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, दैट वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि उस वक्त माइनॉरिटीज़ जो थे वो बड़ी तादाद में थी, इस पाकिस्तान में भी थी, तो लिहाजा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के हवाले से खास प्रोविजन दी गई। पाकिस्तान शेल बी अ फेडरेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस। फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया गया। फेडरेशन मीन्स के सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पावर का एक बैलेंस रहे, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर हो बिटवीन फेडरेशन यानी कि फेडरल सिस्टम, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बैलेंस मीन्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी ऑटोनॉमी हो और फेडरल के पास जो है वो भी अपनी एक सर्टेन ऑटोनॉमी हो। लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस, यानी कि वो खुद मुख्तार होंगे। गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आर्टिकल 8 से आर्टिकल 29 तक जो टोटल आर्टिकल्स हैं, ये तकरीबन अराउंड बनते हैं 22 आर्टिकल्स, 22 आर्टिकल्स हैं दैट ऑल डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो हैं ये बिल्कुल यूएन चार्टर के मुताबिक हैं, जो यूएन चार्टर था 1948 का, ह्यूमन राइट्स चार्टर। और एक्चुअली यूएन चार्टर जो था वो डिराइव किया गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी जो हैं हमारे, लास्ट प्रॉफिट, उनके खुतबा हिज्जतुल विदा के उसके जो आखिरी सरमन था उसमें से ये डिराइव किया गया। तो पाकिस्तान ने जो इस्लामिक प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोविजन दी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी उसके मुताबिक दी है। सेवन पॉइंट वो द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि आज़ाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट था कि जुडिशरी जो है उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कोई और स्टेक होल्डर्स हो। जुडिशरी वुड बी इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। The eighth point was the protection of the integrity of the territory of the federation. So this was a very important point
कि जो फेडरेशन की टेरिटरी है उसकी उसकी इंटेग्रिटी की प्रोटेक्शन होगी, और उसमें ये मेक श्योर किया जाएगा कि सो उसकी सिर्फ जो है वो फ्रंटियर्स और जो बॉर्डर्स हैं, जो फिजिकल बॉर्डर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, बल्कि उसके आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी होगी। तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. Now comes to the significance of the objective resolution. Although it was criticized by the non-Muslim members of the Constitutional Assembly, yet it proved to be quite significant in the formation of the Constitution. Non-Muslim members जो थे उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर एतराज़ ये किया था कि इसमें इस्लाम की इन्फोर्स्ड इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाद में जब वक्त आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हुआ, उनको भी रियलाइज़ हो गया था कि इट वाज नॉट इन्फोर्स्ड इस्लाम, इट वाज एक्चुअली इसमें माइनॉरिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन थी, और इट वाज एक्चुअली द रियल इस्लाम. इस्लामिक प्रोविजन जो है उसमें माइनॉरिटीज़ को दे आर इंडिपेंडेंट of exercising their right. So it proved to be a very significant in the future constitution making. The non-Muslim criticized on the ground that it was not in accordance with the true ideology of Jinnah and Pakistan. Moreover, this proved to be the first incident of division on communal lines. एक डिवीजन ज़रूर आई. नॉन मुस्लिम का ये कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, जो एक्चुअली सही नहीं था. एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना was the first and the foremost man who actually called for the Islamic Republic of Pakistan, Islamic State of Pakistan, and he actually formed Pakistan on the basis of Islamic Nazariya, Islamic ideology. So, लेकिन एक this was a confusion in between the minds of people, or it was actually the division of the communal line. However, to a greater extent, objective resolution succeeded in making peace among the two extremes of the society. लेकिन finally, objective resolution was so comprehensive, and it was so understanding for every corner of the society that is actually bringing peace between the two extremes of the society, and everyone accepted it with open hearted. The resolution in its entirety was made part of the future constitution of Pakistan. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 2A में जो है वो ये मेंशन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की फंडामेंटल पार्ट होगी. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके अंदर जो है वो लोगों को बहुत समझने में बहुत टाइम लगता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या रिलेशन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ, और वाई इट हैज़ बिन डिस्कस आफ्टर एंड आफ्टर सो लॉन्ग ईयर्स. अगेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज सिग्निफिकेंट, and I hope it will remain significant till the creation of Pakistan, till the end, till the last day. उसकी वजह ये है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने वो तमाम प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं जिनकी बेसिस पर पाकिस्तान बना है, और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आर all based upon objective resolution. Now comes to the constitutional history of Pakistan. कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुई है उसके बाद पाकिस्तान की जो 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं. सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनी 1949 में. जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई सेवरल कमेटीज सेटअप, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल. इसको हम बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को हम आगे BPC भी लिखेंगे. बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी वो फॉर्म की थी उस वक्त के गवर्नर जनरल यानी कि सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, और ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान. ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे ये बंगाल से थे, इनका ताल्लुक, और ये मुस्लिम लीग के बहुत सीनियर लीडर थे. इन्होंने इस कमेटी को बनाया, और कमेटी के बनाने का मकसद ये था, द कमेटी सोल पर्पस वाज टू डिटरमिन द बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल दैट वुड डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि अभी हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम ये देख सकते हैं कि उसमें चंद मोटी मोटी चीज़ें नुकात बयान थे कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो किन बुनियाद पर चलेगा. लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी इसने इस स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है और जो प्रिंसिपल्स होंगे वो डिटेल्स में क्या होंगे. BPC रिपोर्ट की जो एक सबसे पहली एक इंटरिम रिपोर्ट आई 1950 में. इस रिपोर्ट में कहा गया कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द हेड ऑफ द स्टेट टू बी इलेक्टेड बाय अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस. यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि गवर्नर, उस वक्त गवर्नर जनरल, और यानी कि आजकल प्रेसिडेंट, उस वक्त प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, would be elected by the joint session of both houses, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस. प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो इलेक्ट होगा जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस से. जब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा या जो गवर्नर जनरल इलेक्ट होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को. नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू होगी. दैट वॉज अगेन चैलेंजिंग एस्पेक्ट, क्योंकि उस वक्त बंगाली अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तान में बोली जाती थी. फोर्थ वन इज बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल मीन्स, यानी बाई मीन्स टू एंड कैमरल मीन्स हाउसेस, यानी कि टू हाउसेज होंगे. वन इज अपर हाउस एंड वन इज लोअर हाउस. अब अपर हाउस एंड लोअर हाउस की जो है वो क्या डिटेल थी, उसमें वन वुड बी द अपर हाउस, दैट वुड बी द हाउस ऑफ यूनिट्स, यानी कि सेम नंबर ऑफ सीट फॉर ऑल द यूनिट्स, मोर पावर देन द लोअर हाउस. अपर हाउस आजकल जैसे सेनेट है हमारा,
इस तरीके से अपर हाउस उस वक्त हाउस ऑफ यूनिट्स कहलाता था, यानी कि तमाम जो पाकिस्तान के यूनिट्स हैं उस वक्त पाकिस्तान के, लेट सपोज 4 यूनिट से 4 सूबे थे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान में एक सूबा मशरक़ी पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान के 5 सूबे थे। तो पांचों सूबों की जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट विल बी द हाउस ऑफ यूनिट्स। Then House of People will be the definitely based on the principle of population, जैसे कि आजकल हमारी नेशनल असेंबली। इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की फर्स्ट इंटरम रिपोर्ट के ऊपर? इट वाज रिजेक्टेड बाय ईस्ट पाकिस्तान एज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस वाज क्वाइट अनफेवरेबल फॉर बंगाली हु वर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो दिस वाज ऑफ द पॉइंट के जो अपर हाउस था, यानी कि अपर यूनिट हाउस था, उसके अंदर ये बेसिकली मेंशन किया गया कि उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हर यूनिट की। एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी उस वक्त। उनका ये कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अगर 3 यूनिट हैं या 4 यूनिट हैं, उन 4 यूनिटों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 4। एंड ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल है उसको सिर्फ एक यूनिट रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, मीन्स के 4 वर्सेस 1, टोटल 5 अगर यूनिट्स हैं तो बंगाल की ईस्ट पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन के बावजूद 20% रिप्रेजेंटेशन है। वेस्ट पाकिस्तान की जो है वो हाफ पॉपुलेशन यानी 50% पॉपुलेशन के साथ 80% रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस। सो दिस वाज रिजेक्टेड बाय द ईस्ट पाकिस्तान ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पैरिटी। फाइनल रिपोर्ट 1952 में आई। इंटरम रिपोर्ट जब रिजेक्ट हो गई तो आफ्टर सम टाइम वर्किंग ऑन द फाइनल रिपोर्ट स्टार्टेड। फाइनल रिपोर्ट 1952 में जो आई उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया हेड ऑफ द स्टेट टू बी इलेक्टेड बाय द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, दिस वाज द सेम पॉइंट। पीएम टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, अगेन रिपीटेड पॉइंट है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अगेन रिपीटेड पॉइंट है। रिएक्शन इस दफा क्या आया? दिस टाइम रिएक्शन ऑफ पंजाब वाज एक्सट्रीमली अनफेवरेबल, दे सॉ नो लॉजिक इन ट्रीटिंग ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पाकिस्तान एज 2 इक्वल यूनिट्स। एक्चुअली इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि 2 यूनिट्स बनाए गए। 2 यूनिट्स ये बनाए गए ऑन द बेसिस के 1 यूनिट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान होगा और सेकंड यूनिट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान होगा। अब वेस्ट पाकिस्तान के पहले 3 यूनिट से अब उस 3 यूनिट्स को मर्ज करके 1 यूनिट बना दिया गया। तो इस पर पाकिस्तान में जो पंजाब का सूबा था उसने सबसे ज़्यादा एतराज़ किया, क्योंकि उसका एतराज़ ये था कि पंजाब ये कहता था कि पॉपुलेशन वाइज जो है वो बंगाल ठीक है ज़्यादा, लेकिन हमारी पंजाब के अंदर जो बाकी 2 सूबे हैं यानी कि सिंध और फ्रंटियर है, उनकी भी अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनको इकट्ठा नहीं कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल बीपीसी की जो फाइनल रिपोर्ट थी उन्होंने कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। सो दिस अगेन जो है वो उसमें चलता रहा मामला। नेक्स्ट कम्स द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला 1953 में। हुआ होता यह है कि 1953 में 1952-53 में पंजाब में राइट्स हुए, अहमदिया राइट्स हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अनस्टेबल रही। मुमताज़ सुल्ताना वो द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उनकी अपनी पॉलिटिकल एक एफिलिएशन थी मुस्लिम लीग से, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बना ली। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान के जो सेकंड गवर्नर जनरल थे, वो जब लियाकत अली खान को 1951 अक्टूबर में असैसिनेट किया गया तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उस वक्त के सीनियर ब्यूरोक्रेट जो थे गुलाम मोहम्मद, उनको थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया गया आफ्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। कुछ अर्सा हुकूमत चली, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड डिफरेंट डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने जो है वो असम्बली भी तोड़ दी थी। उसके साथ साथ ख्वाजा नाज़मुद्दीन को माजूल करके अमेरिका में उस वक्त एक एम्बेसडर थे मोहम्मद अली बोगरा, उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया। मोहम्मद अली बोगरा जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो उन्होंने एक मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, जिसको बोगरा फार्मूला भी कहते हैं, उन्होंने वो प्रेजेंट किया। वो बोगरा फार्मूला क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। तो इसमें इन्होंने प्रपोज किया कि एक बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर होगी, यानी कि 2 हाउसेस के ऊपर मुश्तमिल, 2 ईवानों पर मुश्तमिल जो है एक वफाकी मुकर्रना होगी, लेजिस्लेचर होगी, जिसमें एक हाउस ऑफ यूनिट होगा। वन इज यानी ये इसका पार्ट है, वन इज आप ये कह सकते हैं दिस इज वन हाउस ऑफ यूनिट एंड सेकंड वन इज द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ यूनिट जो था उसके अंदर 50 सीट्स होंगी और ईच वन विल गेट 10 सीट, यानी कि अगर पाकिस्तान के उसको 5 यूनिट थे, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, NWFP बलूचिस्तान एंड देन ईस्ट पाकिस्तान, तो हर एक की 10 सीट्स होंगी, टोटल सीट्स हो गई 50। दिस इज अपर हाउस। सेकंड जो फॉर्मूला था, सेकंड चीज़ जो थी दैट वाज हाउस ऑफ पीपल। उसके अंदर टोटल 300 सीट्स होंगी, यानी कि पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर होगा। इसमें ईस्ट बंगाल जो है वो उनकी चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उनकी सीट जो है 165 होंगी, और वेस्ट पाकिस्तान जो है उनकी सीट जो है वो 135 होंगी।